नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। गाइस, हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और हम बात कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। आपको याद हो तो मैंने आपको जो पिछले दो वीडियो लेक्चर है उसमें समझाया था कि कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटीज जब मार्केट में परचेज करने जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। दो अप्रोच बताई गई थी आपको। जो पहली अप्रोच बताई थी वो आपको बताई थी मैंने मॉडर्न अप्रोच, और जो उसके बाद यानी जस्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में जो अप्रोच बताई थी आपको वो थी क्लासिकल अप्रोच, पुरानी वाली अप्रोच। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि एक सिस्टमेटिक वे में हमें ये सारी बातें समझनी हो कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दो कमोडिटीज या उससे ज्यादा कमोडिटीज अगर हो तो कैसे अटेन किया जाएगा। देखिए, हम सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और आप लोग जानते हो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिस्टमैटिकली समझा रहा हूं मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल एनालिसिस इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज। तो आइए देखिए, बोर्ड पे हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। दो ले लो, दो से ज्यादा कमोडिटीज ले लो, तीन ले लो, चार ले लो। हम यहां दो कमोडिटीज के केस में बात करेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज के केस में कैसे डिटरमाइन होता है। गाइस, अगर आपने पिछले दो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होने वाली। तो प्लीज पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स देखिए दोनों, जहां मैंने क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच बताई है। उसके बाद आप यहां मेरी इस क्लास को देखिए। देखिए, आपको बताया जा चुका है कि जब आप दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज की बात करते हो इक्विलिब्रियम की, तो वो इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से डिसाइड होता है। वहीं जब हम सिंगल कमोडिटी यानी एक कमोडिटी की बात करते हैं तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो डिसाइड होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। तो देखिए, यहां मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में, इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो स्टूडेंट्स सीए वाले हैं उन्हें याद रखनी है ये बात। टू और मोर देन टू कमोडिटीज के केस में जो बिहेवियर है कंज्यूमर का और उस बिहेवियर से होने वाला इक्विलिब्रियम, डिसाइड होने वाला इक्विलिब्रियम विल बी डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको याद रखनी है बात। और क्या था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? आपको पिछली क्लास में बताया था कि कमोडिटीज से मिलने वाली यूटिलिटी और उनके प्राइसेस के रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर मैं मार्केट में दो कमोडिटीज परचेज करने जाता हूं, एक का नाम है एक्स और दूसरी का नाम है वाई, तो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या लिखा है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एक्स का प्राइस, एम यू वाई अपॉन पी वाई, वाई कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और वाई का प्राइस किसके बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। यही क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कौन कैसे गाइड होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से गाइड होता है, डिसाइड होता है। इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसको पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया, नहीं देखें तो प्लीज देखिए। तो देखिए, अब आपको कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, चाहे आप सीएस किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपको इसको कैसे याद रखना है उसको सुनिए। हम यहां दो कमोडिटीज की बात करें, एक्स और वाई। सबसे पहले आपके दिमाग में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आनी चाहिए। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? तो पहली कंडीशन क्या? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होना चाहिए, यानी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी और उनके प्राइसेस के रेशियो आपस में बराबर हो जाने चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। दूसरी बात, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। याद करिए, एप्पल मैंगो ऑरेंज का केस बताया था। आप 8 रुपए 8 घर से लेकर निकले थे और आपने सारा 8 रुपया खर्च किया था, यानी आपका जो खर्चा होगा आपके बजट या आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए। इनकम को यहां रिप्रेजेंट किया गया एम से। एक्स पे होने वाला खर्चा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स। वाई पे होने वाला खर्चा पी वाई मल्टीप्लाई क्यू वाई। तो ये एक्स और वाई पे होने वाले खर्चे की टोटल किसके बराबर होनी चाहिए? आपकी इनकम के बराबर होनी चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या है? एम यू फॉल्स एज मोर ऑफ अ गुड इज कंज्यूम्ड। जब आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे तो उन कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी
कंटिन्यूअसली डिक्रीज होनी चाहिए। यानी कि अब आपके भेजे में, आपके दिमाग में 3 बात अच्छे से छप जानी चाहिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUZ अपॉन PZ इक्वल्स टू MUM। और ज्यादा कमोडिटीज हो तो ये फॉर्मूला और बढ़ता जाएगा। सेकंड बात क्या याद रहनी चाहिए, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जी हां, जो आपका बजट है आप पूरा खर्च करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि जब आप जिन कमोडिटीज के कंजम्पशन की बात करें, जब आप उनको कंज्यूम करते हैं तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। ये तीनों की तीनों बातें जहां अप्लाई होगी वहां हम इक्विलिब्रियम को सेट करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब इन कंडीशंस को हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, यानी मनगढ़ंत डेटा लिए गए हैं। देखिए, इस टेबल की तरफ पहले ये टेबुलर प्रेजेंटेशन आएगा इधर, और यहां आएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफ है, हम डिटेल में भी बात करेंगे, पहले हम टेबल पे बात करते हैं। देखिए, पहले कॉलम में टेबल की तरफ हमने लिया यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी आप किसी कमोडिटी की 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। 2 कमोडिटीज की हम यहां बात कर रहे हैं, एक है एक्स और दूसरी है वाई। सेकंड कॉलम देखिए क्या लिखा हुआ है, MUX, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स कमोडिटी, एक्स से मिलने वाली MU, ठीक है, वो यूटिल्स में होगी। और कंटिन्यूअसली कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। तो यहां देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड में 14 12 10 8 6 4 एंड 2। फिर वाई कमोडिटी की बात करें, अगर हम वाई को कंज्यूम करेंगे तो वाई से मिलने वाली यूटिलिटी भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। तो देखिए 10 8 6 4 2 0 एंड -2। तो x की यूटिलिटी गिर रही है, y की यूटिलिटी गिर रही है, यानी कि ये जो थर्ड कंडीशन है वो अप्लाई हो गई। ओके गाइज, अब देखिए हमें यहां इक्विलिब्रियम सेट करना है। तो हम सबसे पहले ये मानकर चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है उसकी जेब में कितना रुपया है, 10 रुपए है। वो मार्केट जा रहा है, 10 रुपए लेकर जा रहा है, और x खरीद रहा है और y खरीद रहा है। x और y से मिलने वाली यूटिलिटी हमारे सामने है। फिर देखिए px, x का प्राइस, यानी जब आप x को खरीदोगे, x की 1 यूनिट खरीदोगे तो क्या भाव की होगी, वो कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, ₹1 पर यूनिट, यानी x मिलता है 1 रुपए पर यूनिट पे। y का प्राइस देखिए, y का प्राइस भी क्या है, ₹1 पर यूनिट, 1 रुपए में आप y खरीद सकते हो। और MUM है 4 यूटिल्स। MUM पे मैंने एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया था, सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वर्थ ऑफ अ रुपी कितनी है, 4 यूटिल्स के इक्वल है। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है। इस हाइपोथेटिकल सेटअप से हम कंज्यूमर का बिहेव समझेंगे कि मिस्टर ए जो है वो मार्केट जा रहे हैं एक्स कमोडिटी खरीदने, वाई कमोडिटी खरीदने, उनकी जेब में 10 रुपए हैं, एक्स का दाम 1 रुपया पर यूनिट है, वाई का दाम ₹1 पर यूनिट है उसका भी, और मिस्टर ए के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो है 4 यूटिल्स। तो अब हमें ये देखना है ये बात अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी अब हमें जरूरत है MUX अपॉन PX की। तो देखिए अगला कॉलम MUX अपॉन PX का है। MUX तो दे ही रखा है अपने को 14 12 10 8 6 4 एंड 2। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे PX का, x के प्राइस का। हमने कितना लिया x का प्राइस, ₹1। देखिए 1 रुपया प्राइस लेने से कैलकुलेशन इजी हो गई। कितना x का प्राइस, ₹1 पर यूनिट, x 1 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। तो हम MUX अपॉन PX करेंगे, यानी MUX में, यानी इन मार्जिनल यूटिलिटीज में x कमोडिटी के प्राइस का डिवाइड करेंगे, और x का प्राइस है 1, यानी हम हर एक यूटिलिटी में 1 का डिवाइड करने वाले हैं। तो 14 डिवाइड बाई 1, 14 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, 14, 12 डिवाइड बाई 1, 12, 10 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 1, 10 आएगा, 8 डिवाइड बाई 1, 8, 6 डिवाइड बाई 1, 6, 4 डिवाइड बाई 1, 4, 2 डिवाइड बाई 1, 2। ये आ गया MUX अपॉन PX। अब हम बात करेंगे MUY अपॉन PY की, ठीक है। MUY है हमारे सामने 10 8 6 4 2 0 -2, और y का प्राइस कितना है, ₹1 पर यूनिट है, यानी आप y भी 1 रुपए में खरीद रहे हैं। 1 रुपया लेने से हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो गई। तो आप इन सब में 1 का डिवाइड कर दीजिए, 10 डिवाइड बाई 1, 8 डिवाइड बाई 1, 6 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1, 0 डिवाइड बाई 1, -2 डिवाइड बाई 1। तो ये आ गया MUX अपॉन PX, ये आ गया MUY अपॉन PY, और ये आ गया MUM। अब हमें क्या देखना है कि ये MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY जब MUM के बराबर हो जाते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है।
तो देखो ध्यान से, हमारा MUM कितना है, 4 है। तो देखो ये 4 के बराबर MUY अपॉन PY कब 4 हो रहा है, यहां हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। MUY अपॉन PY 4 यहां हुआ, कितनी यूनिट पे हुआ, 4 यूनिट पे हुआ। यानी Y की आप कितनी यूनिट्स परचेज करने वाले हो, Y की आप कितनी यूनिट्स परचेज करने वाले हो, 4 यूनिट, ठीक है। और देखो MUX अपॉन PX 4 कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, ये रहा देखो। यानी आप X की कितनी यूनिट्स परचेज करने वाले हो, 6 यूनिट परचेज करने वाले हो। कितनी यूनिट्स परचेज की आपने X की, 6 यूनिट परचेज की। X की 6 और Y की 4 यूनिट आप परचेज करते हो, तब आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। X की 6 यूनिट, 1 रुपए का 1 X है। जब आप X की 6 यूनिट परचेज करोगे, 6 यूनिट्स परचेज करोगे, 6 रुपया X पे खर्च करोगे। और Y की आप जब 4 यूनिट परचेज करोगे तो Y भी 1 रुपए का है, 4 रुपया Y पे खर्च करोगे, हुआ ना, 10 रुपया जेब से लेकर निकले थे, 10 का 10 रुपया पूरा खर्च हुआ। और X की 6 यूनिट और Y की 4 यूनिट लेकर आप घर पे आए। अब देखिए, बिकॉज हम एंडिंग पोर्शन पे है कार्डिनल एनालिसिस के, कुछ एक टॉपिक बाकी रहे हैं, जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस और अदर दूसरे टॉपिक बाकी रहे, बाकी हम इसके एंडिंग पॉइंट पे हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की है डिजायर से लेकर अब तक, वहां पे हमने बहुत सारी चीजें एज्यूम की है, ठीक है। रियलिटी में अगर मिस्टर ए घर से बाहर जाते हैं तो क्या वो इस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं, क्या नहीं करते। वो तो मार्केट गए, उनको लगा 6 यूनिट X की ले लेनी चाहिए और 4 यूनिट Y की ले लेनी चाहिए, वो लेकर आ गए। लेकिन मार्शल ने उनके इस बिहेव को इस तरीके से सिस्टमेटिकली समझाया। अब हम देखते हैं क्या ये बात अप्लाई हो रही है क्या। देखो, जहां इक्विलिब्रियम हो रहा है वहां MUX अपॉन PX कितना है, एट इक्विलिब्रियम MUX अपॉन PX 4 है। MUY अपॉन PY उस फॉर्मूला के हिसाब से कितना है, 4 है इक्विलिब्रियम पे, इक्वल्स टू MUM है 4। यानी कि ये वाली बात यहां अप्लाई हो रही है, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM, ये बात यहां पे सेट हो गई। दूसरा देखो, क्या तुम्हारा इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो रहा है क्या। देखो, पहली बात सेट हो ही गई। और जो तीसरी बात है वो हमने देख ली थी कि MUX और MUY डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। और दूसरी बात देखते हैं, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल आप 10 रुपए लेकर निकले थे, तो आप 10 रुपया लेकर निकले थे। X की कितनी यूनिट ले रहे हो आप, 6 यूनिट ले रहे हो, 1 रुपए का 1 X है, प्लस Y की कितनी यूनिट ले रहे हो आप, 4 यूनिट ले रहे हो, 1 रुपए का Y है, तो ये 10 इक्वल्स टू, ये भी 10 हो ही गया। यानी कि आपने अपना पूरा रुपया खर्च भी किया जो आप घर से लेकर निकले थे, और जो मैक्सिमम गेन हो सकता है वो यही है। इसके अलावा किसी भी कॉम्बिनेशन पे आपको मैक्सिमम गेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो था टेबुलर एक्सप्लेनेशन। अब इसी टेबल को हम डायग्राम में समझते हैं। देखिए, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ X और Y दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को पैरेलली एक साथ शो करना है। ध्यान से देखिए डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में यह है X एक्सिस, ठीक है, यह है Y एक्सिस OY, और ठीक ऐसा ही इसके दूसरे किनारे पे भी हम देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे Y डैश। ये Y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, Y डैश एक्सिस है, Y एंड Y डैश। ये ट्रेडिशनल डायग्राम नहीं है। रूटीन में डायग्राम्स ये Y और ये X होता है, लेकिन यहां Y दो लिए हैं, Y एंड Y डैश। इसके अलावा और देखिए X एक्सिस को ध्यान से, X एक्सिस पे जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो यूनिट्स ऑफ X कमोडिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हमारी ये जर्नी हो रही है ये X कमोडिटी की यूनिट्स को शो कर रही है। वहीं देखिए यहां पे जब हम इस X एक्सिस पे ही राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये एरो देखिए राइट टू लेफ्ट वाले यूनिट्स ऑफ Y कमोडिटी को शो कर रहा है। जब Y की यूनिट्स कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझे कि नहीं समझे बात को। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो 0 to 10 इधर इस तरह से लेफ्ट टू राइट, तो वो X की यूनिट्स को शो कर रहा है। जब आप राइट टू लेफ्ट 0 to 10 की तरफ जा रहे हो तो वो Y की यूनिट्स को शो कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम MUM का डायग्राम बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो MUM कितना पड़ा है 4, और आपको बेसिक एजम्पशन में बताया क्या गया था, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ पर्सन शुड रिमेन कांस्टेंट। MUM क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए।
तो देखिए एमयूएम कांस्टेंट है भैया, चाहे कोई भी एक्स कंज्यूम करो चाहे वाई कंज्यूम करो, एमयूएम कितना पड़ा है हमेशा 4। गौर फरमाइएगा इधर, एमयूएम कितना पड़ा है यहां 4। तो एमयूएम तो कांस्टेंट है, यानी ये वाली जो एक्स के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एमयूएम इक्वल्स टू 4 यूटिल्स को शो करती है। क्लियर? उसके बाद देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, मैं ओ वाई और लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, यानी मैं यूं मूव कर रहा हूं और यूं मूव कर रहा हूं। ओ वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एमयू एक्स अपॉन पी एक्स को, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है एमयू एक्स अपॉन पी एक्स को। तो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स क्या है भाई? 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। तो देखिए 1 पे है 14, 2 पे है 12, 3 पे है 10, 4 पे है 8, 5 पे है 6, 6 पे है 4, 7 पे है 2, इस तरह से। तो ये एमयू एक्स अपॉन पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग का। बात क्लियर है? फिर हम बात करेंगे एम यू वाई अपॉन पी वाई की, लेकिन जब हम एम यू वाई अपॉन पी वाई की बात करेंगे तो अब हम राइट टू लेफ्ट इस डायग्राम को बना रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये वाई की यूनिट्स हो गई, और ये वाई डैश एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम यू वाई अपॉन पी वाई को। एम यू वाई अपॉन पी वाई ने 10, 8, 6, 4, 1, 0 एंड -2। तो देखिए 10, 8, 6, 4, 1, 0, -2 इस तरह से चलेगा। तो ये एम यू वाई अपॉन पी वाई हुआ। तो अब हमारे पास इस डायग्राम में तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी तीनों चीजें? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है, ये रहा। एम यू वाई अपॉन पी वाई है, ये रहा राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग। एम यू एम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कहां होगा इक्विलिब्रियम? जहां तीनों बराबर होंगे। तीनों कहां बराबर हो रहे हैं? ध्यान से देखिए, यहां इस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं, ई पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। इस ई पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? इक्विलिब्रियम पॉइंट नाम दिया है, क्योंकि यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई और एम यू एम बराबर है कितने के बराबर है? 4 के। ये वाला पॉइंट 4 के इक्वल है। और ठीक इस पॉइंट पे देखिए आप एक्स की कितनी यूनिट्स ले रहे हो? 6, और यूं आए तो वाई की कितनी यूनिट्स ले रहे हैं? 4। तो 6 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई। हियर इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये ई पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो देखिए जो लोग सब्जेक्टिव पेपर देंगे, आप जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ग्रेजुएशन के पेपर भी तो देने पड़ेंगे, वहां पे भी तो इकोनॉमिक्स आएगी, उनको ये सब्जेक्टिवली याद रखना है। और मैंने बार बार इन चीजों पे इसलिए डिस्कशन किया है क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं सीए जैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात बताई थी, याद करो, अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। क्या कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को? एक और नाम था सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन। गॉसेन का सेकेंड लॉ, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हुआ, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ एक सेटअप है, उसके थ्रू हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझा रहे हैं। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली मत लीजिएगा कि ये वैल्यू चेंज कर दें तो क्या ये चीजें बदलेगी, क्या सारी चीजें एक साथ बदलेंगी। अगर आप एमयू, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एमयूएम को डबल करते हैं तो आपको ये सारी वैल्यूज भी डबल करनी पड़ेगी, तब आप डिजायर्ड कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। सो इट इज नॉट लाइक अ मैथ्स, इस बात को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। दैट इज वाई मैं मार्शल को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान मानता हूं। अब देखिए एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और 11th के हिसाब से भी और दूसरी क्लासेस के हिसाब से भी। सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया that MUX upon PX is greater than MUY upon PY. MUX upon PX is greater than MUY upon PY. और सजेशन पूछा गया कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। तो भैया कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर तो हमेशा ये चाहेगा ना, MUX upon PX बराबर होना चाहिए किसके? MUY upon PY के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ नो चेंज। और हर एक रैशनल कंज्यूमर, हमारी एजम्पशन होती है कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। हर एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा यहां जाना चाहता है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया दैट MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY है, तो जवाब दीजिए कंज्यूमर क्या करेगा? तो भैया कंज्यूमर यहां से इस स्टेट में आना चाहेगा, बराबर करना चाहेगा। कब पॉसिबल होगा? देखिए ये MUX अपॉन PX ग्रेटर देन है, ज्यादा है। अगर ये वैल्यू कम हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कब बराबर होगी? तो हमने क्या लिखा है? कंजम्पशन ऑफ एक्स शुड बी इंक्रीज्ड। इस कंडीशन में कंज्यूमर को एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। जैसे ही कंज्यूमर एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कंजम्पशन बढ़ाने पर ये MUX डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये MUX डिक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, जब ये पूरी वैल्यू कम होगी तो ये दोनों बराबर आएंगे और कंजम्पशन ऑफ X बढ़ेगा, ये दोनों बराबर आएंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ में आई? उल्टा भी पूछा जा सकता है, MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY, यानी MUY अपॉन PY ज्यादा है MUX अपॉन PX से, तो कंज्यूमर तो यहां से इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? तो भैया इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कंज्यूमर को Y का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। जैसे ही कंज्यूमर Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा, अकॉर्डिंग टू LDMU MUY डिक्रीज होगा, जैसे ही MUY डिक्रीज होगा ये वैल्यू छोटी होगी, इसके छोटा होने पर ये पूरी टर्म छोटी होगी, और जब ये पूरी टर्म छोटी होगी तो अभी ग्रेटर देन वाली इक्वल आ जाएगी और कंज्यूमर वापस कहां आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। यानी कि MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY हो तो कंज्यूमर को Y का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। देखिए गाइज, क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, सवाल ये है आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है। समझ में आई बात? आपको नब्ज देखना सिखा दिया गया है। अब बीमारियां तो हजार हो सकती है, आपने नब्ज देखना सीख लिया। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द डिजीजेज, ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यू हैव कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन ऑफ इट। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में हमने समझा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में। 2 कमोडिटीज और मोर देन 2 कमोडिटीज का केस हो। देखिए 3 कमोडिटीज X, Y, Z इसलिए नहीं ली क्योंकि डायग्राम हम X और Y 2 का ही बना सकते हैं, 3D डायग्राम यहां बन नहीं सकता है, वरना यूं Z एक्सिस यूं बाहर आता और फिर हम उसको समझा रहे होते। तो X और Y से भी बात तो समझ में आई। इससे पिछले 2 लेक्चर में भी हमने इसी पे डिटेल में डिस्कशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको बताया आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, आपके ये टॉपिक्स बहुत काम आएंगे। तो आज की क्लास में इतना काफी है गाइज। मेहनत करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए और अपने गोल की तरफ अप्रोच करते रहिए। थैंक यू सो मच।